साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र की पूर्वालोकन के तहत जो सामान्य विज्ञान वाला पूर्वालोकन है उसका हम लोग यहाँ पर सेक्शन वाइज अध्ययन कर रहे हैं। तो आज के दिन हम लोग इस वीडियो में स्थूल पदार्थों के गुणों से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सामान्य विज्ञान के पुनरावलोकन को। पहला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो इसका जो कारण है आपका वो है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो देखिए स्पष्टीकरण देखिए, किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण ही किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ जो होता है वो न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। अतः वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि न्यूनतम क्षेत्रफल किस में होगा? गोलाकार स्थिति में ही होगा। अगला है, पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ऊपर ही हम लोग बात कर चुके हैं, पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी वही है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। अगला देखिए इसी प्रकार से, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की जो प्रवृत्ति है इसका कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। अगला है, नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? घर्षण होता है। अगला है, तेल जो होता है वो जल के तल पर फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? क्योंकि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि तेल का जो तल होता है, तल तनाव मतलब सरफेस टेंशन जो होता है वो पानी से कम होता है, इसलिए ये पानी के ऊपर फैल जाता है। आगे चलते हैं, देखिए स्पष्टीकरण में, तेल का पृष्ठ या तल तनाव जो है वो पानी की अपेक्षा कम होना तेल के जल के तल पर फैल जाने का कारण होता है। अगला है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए फैलता है क्यों फैलता है? क्योंकि उसका घनत्व जो होता है, मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? तो साबुन के बुलबुले का जो अंदर का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। मतलब बुलबुले के बाहर जो दाब लग रहा है उससे अंदर जो दाब लग रहा है वो ज़्यादा होता है। तो साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो याद रखिए कि जल में साबुन घुलने पर जल का जो पृष्ठ तनाव होता है कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों बबल्स को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? तो देखिए इसमें क्या घटित होगा, छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? एक तो गैस जो उसमें भरी हुई जो गैस का दबाव था, पानी की फिल्म की त्रिज्या तथा मोटाई पर निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बड़े बुलबुले की अपेक्षा क्या होगा? अधिक होता है। अतः नली में एक दूसरे के संपर्क में लाए जाने पर छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटना घटित होती है? तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? साबुन के बुलबुले की त्रिज्या जो है वो बढ़ जाती है क्योंकि बुलबुले को आवेशित किए जाने से आप फैलेगा और त्रिज्या बढ़ जाएगी। अगला है, एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी बीमाएं नीचे दी गई हैं अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होगी? तो आप चारों ऑप्शन पढ़िए। इसका जो सही उत्तर है आपका वो है सी वाला, 3 मीटर लंबाई और 1.5 मिलीमीटर वाले तार की जो दैर्ध्य वृद्धि होगी वो सर्वाधिक होगी। स्पष्टीकरण देखें तो चूंकि चारों तार एक ही पदार्थ के बने इसलिए इन सभी के जो यंग प्रत्यास्था गुणांक हैं वो क्या होंगे? इस फार्मूले से बराबर होंगे। ठीक है, इस प्रकार इन तारों की जो दैर्ध्य वृद्धि है वो इनकी लंबाई के समानुपाती होगी तथा इनके व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो मतलब जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी तो चारों तारों की लंबाई तथा व्यास का मान रखने पर विकल्प सी के तार की दैर्ध्य वृद्धि जो होगी सर्वाधिक होगी। तो देखिए लंबाई के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है 3 मीटर लंबाई, और जो व्यास होता है उसके रेसिप्रोकल होता है, तो 1.5 सबसे कम वाले पे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशकत्व की परिघटना नहीं होती तो निम्न में से कौन सा कथन नहीं होता?
तो इससे देखना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। अगला है, कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ, जो स्ट्रॉ से आप कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उस स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। तो ये वाला आपका 2 वाला गलत है। ये केशवत की परिघटना अगर नहीं होती तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती। तीसरा, शाही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है, ये सही है, पहला सही है, तीसरा सही है। चौथा, बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। तो ये वाला जो है 1, 3, 4 ये आपके सही हैं। तो देखिए, बहुत कम भीतरी व्यास वाली कांच की नली को केशिका नली कहते हैं। जब हम केशिका नली को किसी द्रव में इस प्रकार सीधा खड़ा रखते हैं कि इसका एक सिरा द्रव की सतह के नीचे रहे और दूसरा सिरा ऊपर, तो प्रायः द्रव इस नली में कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। यदि नली कम लंबाई की होगी तो द्रव अधिक से अधिक इसके ऊपरी सिरे तक चढ़ता है, किंतु बाहर निकलकर गिरता नहीं है। द्रवों का कोशिका नली में या केशिका नली में इस प्रकार चढ़ना या नीचे गिरना क्या कहलाता है? केशिकत्व कहलाता है। यह घटना द्रव एवं नली के कणों के बीच परस्पर आसंजन बल के कारण होती है। प्रकृति केशिका क्रिया का बहुत बढ़िया जो नेचर होता है वो केशिका क्रिया का बहुत बढ़िया उपयोग करती है। जैसे कि पेड़ पौधों की जड़ों की बारीक शाखाएं केशिका नलियों की भांति कार्य करके धरती से पानी एवं उसमें घुले पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। केशिका क्रिया के फलस्वरूप ही लालटेन की बत्ती तेल को ऊपर पहुंचाती है। ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोखता है और तौलिया हमारे शरीर का पानी। केशिका क्रिया में द्रव बिना किसी बाह्य बल की मदद से गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में संकीर्ण नली में चढ़ता है, जबकि स्ट्रॉ, जिसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, स्ट्रॉ द्वारा मृदु पेय का उपभोग करने में मुख द्वारा सहायक बाह्य बल आरोपित किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है, मतलब उसके और भी रीजन है? तो पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। दैनिक जीवन में केशिकत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे सोखते द्वारा स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना। पौधे की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए केशिकत्व के अतिरिक्त प्रस्वेदन, ससंजन आदि क्रियाएं भी उत्तरदायी होती हैं। अगला है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का, मतलब जो मिट्टी तेल होता है ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो इसका कारण आपका पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव कारण केशिकाकर्षण होता है, जिसके फलस्वरूप द्रव जो है पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ सकते हैं। अगला है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? मतलब जल की अपेक्षा एक तरल जो है अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि तरल का जो पृष्ठ तनाव है वो जल की अपेक्षा क्या है? ज़्यादा है। अगर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है तो वो जल की अपेक्षा अधिक ऊंचाई तक ऊपर चढ़ेगा। तो देखिए, केश नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है। जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना अधिक होगा वो उतनी ही अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा। अगला है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो इसका आकार क्या होगा? तो इसका आकार जो है बढ़ जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा आकार बढ़ेगा। जब वायु का बुलबुला झील की तली से ऊपर उठकर ऊपर की ओर जाने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर क्या होता है? दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। अगला है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है? तो ताप जैसे जैसे बढ़ेगा द्रव की श्यानता जो होती है वो घटती जाती है। द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता विस्कोसिटी कहलाता है। द्रवों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घट जाती है। द्रवों की जो श्यानता है विस्कोसिटी वो ताप के बढ़ने पर घट जाती है। यही कारण है कि जून माह में सीरा जो चाशनी होती है वो जनवरी माह की तुलना में क्या होता है? वो कम श्यान होता है, क्योंकि जून में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अगला है, सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होगी? इन चारों ये जो ऑप्शन दिए गए तो इनमें शहद की जो श्यानता होगी वो ज़्यादा होगी। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वो उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। यह श्यानता का क्रम देखें तो शहद सबसे ज़्यादा, फिर खून, फिर जल, फिर वायु आएगा। आगे चलते हैं। अगला है, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय जो पेन होती है, पेन से स्याही निकलने लगती है। क्यों निकलती? क्योंकि जब हवाई जहाज़ में क्या होता है? वायु दाब में कमी कारण, ऊपर इतने वो होते हैं वहाँ पे वायु दाब कम होता है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम होता जाता है। इस कारण ऊंचाई पर पहुँचने पर
वायुमंडलीय दबाव एवं पेन के अंदर स्याही के दबाव का साम्य जो है वो भंग हो जाता है। पेन के अंदर स्याही का दबाव अधिक होने के कारण वह बाहर की ओर निकल पड़ती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 20 है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो ये जो है आपका पास्कल के नियम पे आधारित होता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दबाव रहता है। अगला है, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति लगा दी है? तो देखिए, ऑटोमोबाइल ने लोगों के आवागमन के संबंध में, मोबाइल ने लोगों के जुड़ाव के संबंध, परंतु तीसरा जो लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में, ये सही नहीं है। तो 1 और 2 अर्थात ए वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। अगला है, बैरोमीटर पठन में जो रीडिंग होती है अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तो जो तूफानी मौसम होता है वो बताती है। अगला है, नीचे दिए गए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये फिगर आप देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर डाले गए। तो फव्वारे के कौन से छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा? तो इसमें जो ए छिद्र है, मतलब डी ऑप्शन, यहाँ से। तो देखिए कैसे, किसी फव्वारे के छिद्रों से निकलने वाले जल की गति के मापन के लिए टोरिशेली के नियम के अनुसार V = √2GH, जहाँ G गुरुत्वीय त्वरण है, H फव्वारे के जल स्तर से किसी छिद्र की दूरी है, मतलब ऊपरी सतह से कितनी दूरी पर छिद्र है। चूँकि छिद्र जो है, जो छिद्र 1 है वो जल स्तर से सर्वाधिक दूरी पर, अतः इस सूत्र से जो V होगा उसके अनुसार छिद्र 1 से निकलने वाले जल की जो गति होगी, मतलब V क्या है, जल की गति है, तो जल की गति सर्वाधिक होगी और इसी छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा। अगला है, एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारा रेखित रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका प्रोफाइल कैसी होगी? तो आप ये फिगर देखिए। तो देखिए, जब किसी नाली से या कहीं से पानी फ्लो करता है तो किनारों पर जो होता है, किनारे जो धाराएं होती हैं उनका वेग कम होता है, जब जो बीच में धाराएं होती हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए, धारा रेखीय गति में पाइप के पास जो परतें पाइप के पास होती हैं उनकी गति न्यूनतम होगी। जैसे जैसे पाइप से दूर जाते हैं परतों की गति जो है, लेयर्स की गति, वो बढ़ती जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है अर्थात बाई प्रोडक्ट है? तो एस्फाल्ट है। देखिए, अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रभाजी आश्रम द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। एस्फाल्ट पेट्रोलियम का परिशोधन के दौरान उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो 26 से, कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतलित हो जाती है, मतलब जम जाती है, किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? तो चूंकि जल की सघनता जो है या जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। ठीक है, तो यहीं पर जमेगा, उसके नीचे वो द्रव में रहेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व जो होता है वो अधिकतम होता है। झीलों एवं नदियों की केवल ऊपरी सतह के जमने में पानी की अनियमित प्रसार, एनोमलस एक्सपेंशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जाड़े के दिनों में वायुमंडलीय तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाने पर झीलों और नदियों की ऊपरी सतह ठंडी होने लगती है। जब सतही जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है तब वह अधिकतम घनत्व के कारण नीचे बैठ जाता और नीचे की परत में विद्यमान जल को ऊपर की ओर विस्थापित कर देता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक संपूर्ण जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता। अंततः जब जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने लगता है तो उसका घनत्व कम होने लगता है। परिणामस्वरूप सतही जल नीचे विस्थापित नहीं होता है। सतही जल जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, जबकि सतह के नीचे विद्यमान जल का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहता है। झील की ऊपरी हिम शीतलित सतह ऊष्मारोधी का कार्य करती है और जल में विद्यमान ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती है। अगला है, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर भी जलीय जंतु जो है वो जीवित रहते हैं। क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं। क्यों जीवित रहती हैं? देखिए ऑप्शन, क्योंकि झील की तली पर जल जो है वो जमता नहीं है। अगला है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो जो घनत्व डेंसिटी होता है
वो वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। देखिए वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि मात्रा बदल देंगे परंतु उसकी डेंसिटी जो है, रेशियो तो वही रहेगा ना, डेंसिटी नहीं बदलेगी। जैसे कि अलग अलग माप आप ले लीजिए, मात्रा बदल दीजिए 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम, परंतु उसकी डेंसिटी क्या होगी, वही जैसे 1 किलोग्राम घी लेंगे या 2 किलोग्राम घी, तो 1 किलोग्राम में जो डेंसिटी होगी वही डेंसिटी 2 किलोग्राम में भी होगी। अगला है पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। किस पर होता है, तो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अधिकांशतः द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है परंतु घनत्व में कमी होती है। लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड पर पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन घटता है, यूँ घनत्व बढ़ता है, मतलब आयतन घटता है, मतलब पानी सिकुड़ेगा। अतः 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन न्यूनतम होगा और घनत्व क्या होगा, अधिकतम होता है। अगला है किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ऊपर हमने व्याख्या देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। जल का अधिकतम घनत्व किस पे होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये किस में है, केल्विन में। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है, 273 केल्विन। इसमें 4 डिग्री और जोड़ दीजिए तो 277 केल्विन हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 33 पर आ जाइए। कथन कारण वाला लोहे का एक गोला पारद अर्थात पारा जो मरकरी होता है उस पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण क्या बताएगा, लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद मतलब पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। तो देखिए जो कारण है, लोहे का आपेक्षिक घनत्व जो होता है पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक नहीं होता, कम होता है। तो कारण गलत है, मतलब सी वाला ऑप्शन सही है, ए सही आर गलत। तो देखिए लोहे का गोला जो है पारद अर्थात मरकरी पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण यह है कि पारद का आपेक्षिक घनत्व जो है लोहे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है जबकि पानी का लोहे से कम होता है। तो इसलिए लोहा पानी में डूब जाता है और लोहा जो है मरकरी में नहीं डूबता है। अगला है लोहे की कील जो है पारे पर क्यों तैरती है, क्योंकि वह पानी में डूब जाती है। तो लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक तथा पारे से कम होने की वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में नहीं डूबता, मतलब पानी पे तैरता रहता है। क्योंकि देखिए सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। इसलिए स्पष्टीकरण देखते हैं। किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व उस वस्तु के भार तथा उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के अनुपात को प्रदर्शित करता है। शुद्ध जल का आपेक्षिक घनत्व 1 होता है, वे वस्तुएं जिनका आपेक्षिक घनत्व 1 से कम होता है वे तैरती हैं, जबकि जिन वस्तुओं का आपेक्षिक घनत्व 1 से अधिक होता है वे जल में डूब जाती हैं। देखिए आगे चलते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है, तो ये जो है पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। पानी की ऊपरी सतह के अणुओं के संसंजन बल के कारण उत्पन्न पृष्ठ तनाव जब सुई के गुरुत्व बल को संतुलित कर देता है तब लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है। अगला है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते तो हमें महसूस होता है क्या, जब पानी से ऊपर खींचते हैं तो वह हमें भारी महसूस होती है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। आर्किमिडीज के प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। वस्तु के भार में प्रतीत कमी जो है, ये जो प्रतीत हो रहा है कमी, ये पानी द्वारा वस्तु के ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होती है। यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होती है। अगला है एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल भार कितना होगा। ठीक है, तो इसका जल भार कितना होगा, एक सेकेंड, तो इसका जल भार कितना होगा, 0 होगा। कैसे, यहाँ पे आते हैं स्पष्टीकरण में। जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबो जाती है तब उसके भार में कमी आ जाती है। यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अब चूंकि गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल लगता है, अंदर से भी उत्प्लावन बल लगेगा और बाहर से भी, तब जल में गुब्बारे का भार क्या होगा, भार माइनस उत्प्लावन बल, जितना भार होता है उतना उत्प्लावन बल लगेगा, तो 200 माइनस 200 0। अतः जल में गुब्बारे का भार 0 होगा। मथने के पश्चात क्रीम का
दूध से पृथक हो जाने के कारण क्या है, तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है ऐसा। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है, उनका घनत्व होता है। मतलब गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उससे जलवाष्प गर्मी पाकर गर्म होते हैं, जिससे जलवाष्प का घनत्व घटता है। घनत्व घटने के कारण जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण ये जलवाष्प फैलती हैं और पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर तैरती रहती हैं। इसी को बादल कहते हैं, क्लाउड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था? तो जो टेक्नीशियम था, इसको टेक्नीशियम एक रासायनिक, तो इसका परमाणु क्रमांक 43 है। टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। वर्ष 1937 में इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। अगला है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? तो 1/9 भाग जो होता है वो समुद्र की सतह के ऊपर होता है, जबकि 8/9 भाग नीचे होता है। तो ये शुद्ध जल के बर्फ में परिवर्तित होने पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ का घनत्व जो है जल के घनत्व का 1/9 भाग होता है। अतः शुद्ध जल में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ का घनत्व जो होता है वो जल के घनत्व का 1/9 भाग होता है। अतः शुद्ध जल में बर्फ का 90% भाग पानी के अंदर और 10% भाग पानी के बाहर होना चाहिए शुद्ध जल में। ठीक है। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक महासागरों में प्लावी बर्फ दिखाई पड़ते हैं। जल के ऊपर बर्फ का केवल 1/9 भाग ही वहाँ 9वां भाग हम देख पाते हैं। प्लावी बर्फ का 8/9वां भाग जल की सतह के अंदर बना रहता है, क्योंकि समुद्री जल लवणीय अधिक घनत्व वाला होता है, लेकिन इससे निर्मित बर्फ लवणीय नहीं होता, वह शुद्ध होती है। चूंकि प्रश्न में समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग की सतह के ऊपर का भाग पूछा गया है, अतः 1/9 होगा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती तो पानी के स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उतना ही रहेगा, उसके स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आर्किमिडीज के अनुसार वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव में स्थान घेरते तथा आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। ठीक है। यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या हो जाएगा? शरीर डूब जाएगा। क्यों? ठीक है, द्रव को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर पानी में तैरता है, क्योंकि शरीर का घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व से कम होता है। जब तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो पानी का घनत्व जो है शरीर की अपेक्षा कम हो जाएगा और शरीर क्या होगा? उसमें डूब जाएगा। अगला है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि समुद्री जल क्या होता है? नमकीन होता है। सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता कारण समुद्री जल नमकीन होता है। फलतः समुद्री जल का घनत्व नमकीन होने से क्या होता है? घनत्व अधिक होता है, अतः उसमें उत्प्लावकता भी अधिक होती है, इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। अगला है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। ठीक है, ऊपर नदी की अपेक्षा कुछ ऊपर उठ के वो चलता है समुद्र में। नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। अगला है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। सही है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही सही कथन कारण और स्पष्टीकरण भी है, लेकिन उपयुक्त की व्याख्या हम पहले ही देख चुके हैं इस क्वेश्चन की। अगला है, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो स्थिति विज्ञान जो है आपका ये विश्राम की स्थिति से संबंधित है। स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स यांत्रिक की वह शाखा जो विश्राम की स्थिति से संबंधित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 48 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।